प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की एक ब्रांच के रूप में आज एक नवीन विषय फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जिसे मौद्रिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ये विषय आपके बीए द्वितीय वर्ष में अर्थशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम में शामिल है। इस विषय का अध्ययन आज इस विषय की एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकल्पना के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कर रहे हैं। ये संकल्पना है मुद्रा। आज की कक्षा में मुद्रा के विभिन्न आयामों, जैसे मुद्रा का क्या अर्थ है, मुद्रा में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं, अर्थात मुद्रा के रूप में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, मुद्रा के समान कई प्रकार की वस्तुएं जैसे शाख मुद्रा, समीप मुद्रा, प्लास्टिक मनी आदि के अर्थ को भी इस कक्षा में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मुद्रा के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें मोटे रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य, इनका अध्ययन भी आज की कक्षा में शामिल किया जा रहा है। मुद्रा का क्या अभिप्राय है, इसको समझने से पहले, मुद्रा के आविष्कार से पहले समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता था। मुद्रा जैसी कोई वस्तु नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं को दोहरे संयोग को खोजना पड़ता था। मतलब उनको अपनी वस्तु का विनिमय करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त वस्तु के साथ खोजने की ज़रूरत होती थी, और इस दोहरे संयोग को खोजने की चरण में उसे काफ़ी मात्रा में समय और संसाधनों का अपव्यय करना होता था। यह इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कमी मानी जाती थी। इसके साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य निर्धारण वस्तुओं के रूप में किया जाता था। चूँकि एक वस्तु का मूल्य कई प्रकार की वस्तुओं के रूप में निर्धारित किया जाता था, जो कि एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क माना जा सकता है। इस प्रकार वस्तु मूल्य निर्धारण भी इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण समस्या थी। साथ ही इस प्रणाली में संपत्ति का संग्रहण करना एक चुनौती थी, क्योंकि वस्तुओं के रूप में संपत्ति का संग्रहण किया जाता था और वस्तुएं लंबे समय तक सुरक्षित रखना संभव नहीं था। इस तरह संपत्ति का संग्रहण एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इन सब समस्याओं के कारण मुद्रा जैसी वस्तु के आविष्कार को प्रेरणा प्राप्त हुई और अंततः मानव समाज के द्वारा मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा की विभिन्न आयामों को समझने से पहले अपन मुद्रा के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिससे सामान्य स्वीकार्यता प्राप्त होती है। वस्तुओं के विनिमय के माध्यम के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। यदि व्यापक रूप से कहा जाए तो वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय और क्रय शक्ति के हस्तांतरण के रूप में जिस वस्तु को सभी लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं, वह मुद्रा है। मुद्रा की एक सबसे विलक्षण विशेषता मानी जाती है, वह है सामान्य स्वीकार्यता। इसका अर्थ है कि लोग इस विश्वास पर इसका प्रयोग करते हैं कि विनिमय की आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोग भी उतने ही महत्व के साथ इसको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करेंगे। इस तरह अर्थशास्त्र के इतिहास में मुद्रा को कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया। इन अर्थशास्त्रियों में जो सबसे पहला नाम है वो है वोकर का। इन्होंने कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। यानी मुद्रा का काम है वस्तुओं का विनिमय और मूल्य का मापन करना। अतः मुद्रा वह है जो वस्तुओं का विनिमय में और मूल्य के मापन में काम आती है। एक अन्य अर्थशास्त्री D.H. रॉबर्टसन ने मुद्रा की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामान्य स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए इसकी परिभाषा की है। कोई भी ऐसी वस्तु
जो वस्तुओं के लिए भुगतान में स्वीकार की जाती है, वह अन्य प्रकार के सभी व्यावसायिक लेन देनों के निपटारे में प्रयोग की जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। इसी प्रकार एक अन्य अर्थशास्त्री सेलिगमैन ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए मुद्रा की परिभाषा की है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। एक अन्य अर्थशास्त्री नेप, जिसका यहाँ पे उल्लेख नहीं है, उन्होंने लीगल टेंडर के रूप में मुद्रा को परिभाषित किया है, यानी सरकार के आदेश पर जिस वस्तु को विनिमय माध्यम के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे लीगल टेंडर कहते हैं। इस प्रकार नेप के द्वारा लीगल टेंडर को महत्व देते हुए मुद्रा की परिभाषा की गई है। उक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अपन संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि मुद्रा सामान्य स्वीकृति प्राप्त वह वस्तु होती है, चाहे वह प्रतिज्ञा अंकित कागज का टुकड़ा ही क्यों न हो, विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापन के रूप में सर्वस्वीकार्य रूप से प्रयोग की जाती है। मुद्रा को परिभाषित करने के बाद मुद्रा के रूप में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती रही हैं और वर्तमान में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जा रही हैं, इनका अध्ययन कर लेते हैं। मानव इतिहास में समय और स्थान के परिवर्तन के साथ साथ मुद्रा के रूप में जो वस्तुएं प्रयोग की गई वो भी बदलती रही हैं। प्राचीन समय में ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि कौड़ियाँ, तंबाकू, पक्षियों के पंख, मगरमच्छ के दांत आदि को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। समय के साथ विभिन्न प्रकार की धातुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग की गई। इनमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि धातुएं हैं। इन धातुओं के बाद मुद्रा के रूप में इन धातुओं के सिक्कों का प्रचलन रहा, जो कि विभिन्न राजवंशों के द्वारा व विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा प्रयोग किए जाते रहे हैं। वर्तमान आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के रूप में सामान्यतः जो प्रयोग की जाते हैं वो है धातु के सिक्के, पत्र मुद्राएं और बैंक जमाएं। अलग अलग देशों में बैंक जमाओं में मांग जमा और अवधि जमा को मुद्रा के रूप में शामिल करने और नय करने की परंपरा रही है। भारत की बात की जाए तो भारत में धातु के सिक्के, पत्र मुद्रा और मांग जमाओं को मुख्य रूप से मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अलग अलग देशों में अवधि जमाओं को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये मुद्रा का जो रूप है इसे सबसे तरल रूप माना जाता है, जिसको प्रयोग करना सुविधाजनक और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती है। मुद्रा के अन्य रूप, जिसमें एक रूप है साख मुद्रा। साख मुद्रा एक तरह से बैंक मुद्रा होती है, यानी बैंकों की जो जमाएं हैं उसके रूप में जो मुद्रा होती है। इस मुद्रा का प्रयोग अपन चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान के रूप में करते हैं। यह मुद्रा करेंसी की तुलना में कम तरल मानी जाती है, यानी इसका प्रयोग अपन करेंसी की तुलना में थोड़ा मुश्किल और प्रयोग सीमित होता है, यानी सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस में चेक और डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अपन छोटे छोटे जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता, लेकिन करेंसी का प्रयोग असीमित मात्रा में किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है। इस तरह साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंक जमाओं के रूप में होती है। मुद्रा का एक अन्य रूप है मुद्रावत, जिसे नियर मनी या समीप मुद्रा भी कहा जाता है, यानी ये मुद्रा के रूप में काम करती है लेकिन मुद्रा के हूबहू जैसा काम नहीं करती है, यानी इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि इससे पहले मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें एक कॉस्ट आती है और समय की एक लागत आती है, और फिर उसका प्रयोग विनिमय के माध्यम और अन्य भुगतानों में किया जाता है। मुद्रावत में शॉर्ट टर्म लेंडिंग, ट्रेजरी बिल्स, विनिमय बिल, बॉन्ड इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये जमाएं जो मांग जमाएं होती हैं बैंकों की, उससे मुद्रावत को कम तरल माना जाता है और इसका प्रयोग बैंक जमाओं और करेंसी की तुलना में थोड़ा असुविधाजनक
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को धारण किए हुए होता है। अब बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करने की परंपरा रही है। पहले जो कार्य हैं उनको प्राथमिक कार्य में शामिल किया जाता है और दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है वो गौण कार्यों के रूप में किया जाता है। प्राथमिक कार्यों में जो सबसे पहला कार्य है वो है विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के द्वारा कार्य करना। यह कार्य मुद्रा का एक यूनिक कार्य माना जाता है। ये विशेषता मुद्रा के अलावा किसी भी अन्य संपत्ति में देखने को नहीं मिलती है। इस विशेषता के कारण वस्तु विनिमय की एक महत्वपूर्ण समस्या दोहरे संयोग, मूल्य के मापन इत्यादि की समस्या का हल किया गया है और इन समस्याओं को हल करने के बाद आर्थिक परिदृश्य में कई प्रकार की कुशलताओं का सृजन हुआ है। इन कुशलताओं में एक महत्वपूर्ण कुशलता है एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, यानी विनिमय के दौरान जो काफ़ी मात्रा में समय और संसाधनों का अपव्यय होता है उसको बचाकर आर्थिक कुशलता को प्राप्त किया जा रहा है, यानी एक्सचेंज एफिशिएंसी को प्राप्त किया जा रहा है। दूसरी जो कुशलता है वो है एलोकेशनल एफिशिएंसी, यानी मुद्रा के इस कार्य के कारण जो उत्पादन की इकाइयां हैं वो अपने उपभोग की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करने की बजाय अपनी दक्षता वाली वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करती हैं और अन्य वस्तुओं का मुद्रा के रूप में दूसरे लोगों से विनिमय करती हैं। इस प्रकार एलोकेशनल एफिशिएंसी के कारण से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिला है और आर्थिक गतिविधियों ने गति प्राप्त की है। दूसरा जो प्राथमिक कार्य है मुद्रा का एक सामान्य मापक के रूप में या अकाउंटिंग की एक इकाई के रूप में कार्य करना। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण अन्य वस्तुओं के रूप में किया जाता था। क्योंकि एक वस्तु को कई हजारों वस्तुओं के साथ विनिमय किया जा सकता है, इस तरह एक वस्तु का कई हजारों वस्तुओं के रूप में मूल्य निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती मानी जाती थी। लेकिन मुद्रा के रूप में एक वस्तु का मापन करने के बाद इस समस्या का हल हो गया है। मूल्य के मापन के रूप में या अकाउंटिंग की इकाई के रूप में मुद्रा के आने के बाद अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि इसने वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जैसी जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं उनका मुद्रा के रूप में माप किया है और सामाजिक व्यवहार को अच्छे से विश्लेषित किया है। मुद्रा का जो कार्यों का दूसरा वर्गीकरण है वह है मुद्रा के गौण कार्य। मुद्रा के गौण कार्यों में जो सबसे पहला कार्य है वह है मूल्य संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य संचय एक महत्वपूर्ण समस्या थी, लेकिन मुद्रा में चूंकि एक सामान्य क्रय शक्ति होती है, अतः प्रत्येक उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे वस्तुओं का क्रय कर सकता है और एक विक्रेता जब उसको लगता है कि उसको उचित मूल्य प्राप्त अभी नहीं हो रहा तो वह अपनी वस्तुओं को बेचने से मना कर सकता है और जब उसको उचित मूल्य प्राप्त होता है तब वह अपनी वस्तु को विक्रय कर सकता है। अन्य परिसंपत्तियों की जो तरलता है उसकी तुलना में मुद्रा की कुछ विशिष्टताएं हैं। एक, इसमें अत्यधिक तरलता होती है, इसका मूल्य स्थिर होता है और इसमें विक्रय साध्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे एक श्रेष्ठ मूल्य संचय के रूप में माना जाता है। मुद्रा का जो दूसरा गौण कार्य है वो है विलंबित भुगतानों का मान। विलंबित भुगतानों में जैसे ब्याज, किराया, वेतन, पेंशन और इंश्योरेंस प्रीमियम, इनका जो कि एक समय के बाद जिनका भुगतान किया जाता है या जिनका भविष्य में भुगतान तय किया जाता है, ऐसे भुगतानों के रूप में मुद्रा का प्रयोग एक मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के साथ एक समस्या ये है कि सामान्यतः तो मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। तो
ऐसी स्थिति में मुद्रा एक पुअर मेजर्स ऑफ वैल्यू माना जाता है, बट आल्सो ए पुअर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी माना जाता है। इस तरह मुद्रा के जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण रूप से दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, लेकिन मुद्रा के कुछ प्रासंगिक कार्य भी होते हैं। इन कार्यों में राष्ट्रीय आय का वितरण, सीमांत उपयोगिता का समानीकरण, साख व्यवस्था का आधार और संपत्ति को समरूपता और तरलता प्रदान करना ये प्रमुख कार्य हैं। इस तरह आज अपन ने मुद्रा के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया। अगली कक्षा में मुद्रा से संबंधित अन्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।